वॉरियर क्लास के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है ना। आज के वीडियो में हम लोग जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग पिछली क्लास में जो है घरेलू महिला हिंसा अधिनियम को पढ़ चुके हैं, तो यूपीएसआई को टारगेट करके हम लोग जो है मतलब ये अधिनियम लेकर आ रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है इसको शुरू करते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है। तो आप जानते हैं इसका अंग्रेजी में अगर नाम देखें तो डॉगरी प्रोहिबिशन एक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। डॉगरी प्रोहिबिशन एक्ट के नाम से इस अधिनियम को जाना जाता है, ठीक है। ये अधिनियम कब आया था? ये 1961 में लाया गया था और ये पारित हुआ था, ठीक है। ये पारित हुआ था मई 1961 में, ठीक है। तो ये इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये पारित कब हुआ था? तो ये पारित हुआ था मई 1961 में और ये लागू हुआ था। तो लागू होने की डेट कब होती है? लागू होने की डेट जो है इसे ध्यान रखना, 1 जुलाई 1961, ठीक है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें है। हाँ, कुल धाराओं की अगर संख्या पूछ लिया जाए, है ना, अगर आपसे पूछ लिया जाता है इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, तो धाराओं की संख्या हो जाती है कुल 10, है ना। धाराएं कितनी हो जाएंगी? टोटल इसमें धाराएं हैं 10, ठीक है। अब हम लोग इस अधिनियम को पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि दहेज क्या होता है ना। तो सबसे पहले दहेज के बारे में हम लोग जान लेते हैं, दहेज है क्या, ठीक है। तो इसमें दहेज है ना, तो जैसा कि आप सभी जानते हो भारत का समाज जो है एक प्रकार से पुरुष प्रधान समाज रहा है और यहाँ पे जो है महिलाओं के प्रति एक प्रकार से देखा जाता है तो उनको दोयम दर्जे का माना जाता रहा है, ठीक है। महिलाओं को घर की मतलब घर के 4 दीवारों के अंदर बंद कर दिया गया, उनको घर से ही संबंध मतलब रखा गया, जबकि जो पुरुष या बालक होता था उसको पूरे मतलब घर अंदर बाहर हर जगह उसको पूरी छूट थी। तो इस तरह अगर देखा गया तो हमारे देश में धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति बदतर होती चली गई है ना। तो हर एक जो पिता होता है वो अपनी बेटी के लिए जो है एक अच्छे वर की तलाश में होता है, तो उसके बदले में उसे उसके एवज में कुछ ना कुछ क्या करता है, वो भुगतान करता है, ठीक है। ये जो भुगतान करता है यही दहेज का रूप होता है, यही दहेज होता है ना। तो हम लोग इस अधिनियम के अंतर्गत इस दहेज की परिभाषा में पढ़ते हैं, यह कोई ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति होती है, ठीक है। क्या होती है? एक ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति होती है जो कि एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को, है ना, मतलब इसमें सामान्य तौर पे आप देखोगे तो वधु पक्ष के द्वारा जो है वर पक्ष को दिया जाता है मूल्यवान प्रतिभूति, जिसमें आप देखेंगे नकदी, है ना, क्या दिया जाता है? नकदी रुपया, है ना, नकदी दी जाती है, जेवरात दिए जाते हैं और आजकल एक चलन बहुत ज्यादा चल रहा है कार, है ना, यानी गाड़ी। तो ये सब चीजें क्या होती है? मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत आती हैं जो कि एक पक्षकार के दूसरे पक्षकार को दी जाती है। हाँ, और ये ध्यान रखने वाली इसमें क्या होता है? विवाह के पूर्व, ठीक है ना, विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात, ठीक है, या विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात, ठीक है, क्या करता है? अगर कोई जो है समझौता किया जाता है लेन देन का, तो कि किसी मूल्यवान प्रतिभूति को लेने देने का जो कोई समझौता किया जाता है दोनों पक्षकारों के मध्य में, तो वो भी एक प्रकार से दहेज की ही श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि आपके समझ में आ गया, तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए छोटा ही रखेंगे, तो थोड़ी थोड़ी बातें इसको समझेंगे, ठीक है। तो दहेज हम समझ गए। दहेज का मतलब हुआ कि एक मूल्यवान प्रतिभूति होती है, एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को दी जाती है। बेसिकली वो वधु पक्ष के द्वारा जो है वर पक्ष को दी जाती है, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है विभिन्न धाराओं के माध्यम से इस अधिनियम को पढ़ लेंगे बड़े ही शॉर्ट में, ठीक है। तो धारा 1 हम लोग देखते हैं। धारा 1 में किस बात को वर्णन आपको देखने को मिलेगा? तो धारा 1 जो है इसमें इस अधिनियम के बारे में बताया गया है, इसका जो है संक्षिप्त परिचय है ना। धारा 1 में अधिनियम का संक्षिप्त परिचय है, ठीक है। धारा 1 में संक्षिप्त परिचय, विस्तार, ठीक है, संक्षिप्त परिचय और विस्तार के बारे में बताया और ये लागू कब हुआ था, है ना, ये सब बातों को जो है इसमें बताया गया, ठीक है। तो संक्षिप्त परिचय में इस अधिनियम का नाम है, इस अधिनियम का नाम हो जाता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के नाम से यह अधिनियम जाना जाता है। ये केंद्र सरकार के द्वारा 1961 में बनाया गया था, ठीक है, ठीक है। अब आप इसका जो है ये लागू कब हुआ था? तो लागू इसका जो लागू होने की जो तिथि है ना, वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। लागू होने की तिथि वो याद रखेंगे, तो लागू होने की जो तिथि होती है वो हो जाएगी 1 जुलाई 1961, है ना। 1 जुलाई 1961 को ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। कहाँ लागू हुआ था? संपूर्ण भारत में
लेकिन जब ये अधिनियम बन के तैयार हुआ था और जब ये लागू हुआ था उस दौरान अगर आप देखेंगे तो उस दौरान जो है जब ये लागू हुआ था उस दौरान ये केवल और केवल क्या है जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ था और संपूर्ण भारत में ये अधिनियम लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है ना। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अगर देखें तो ये अधिनियम संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में लागू, क्योंकि क्या है वह धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य को जो दर्जा दिया गया था वो दर्जा अब क्या किया गया है, हटा दिया गया है। अब वो यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है। तो अब इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो क्या है, संपूर्ण भारत है ना। क्या है इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो क्या हो गया, संपूर्ण भारत है ना। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है ये जब बना था ये अधिनियम तब ये कितना इसका एरिया था, तो केवल और केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जब ये लागू हुआ था तो संपूर्ण भारत एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर को छोड़ करके ना, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके है ना ये लागू हुआ था। लेकिन अब क्या है वर्तमान में, क्या है वर्तमान में ये संपूर्ण भारत में है ना, संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक है, संपूर्ण भारत से तात्पर्य भारत का जो भी क्षेत्र है और भारत के नागरिक जहाँ भी निवास करते हैं वो पूरा क्षेत्र जो है इस कानून के दायरे में आ जाएगा है ना। ठीक है, तो धारा 1 में यही बातें बताई गई, इसका संक्षिप्त परिचय है, विस्तार है और ये कब लागू हुआ था है ना। तो धारा 1 में इन बातों को बताया गया था। ठीक है, और धारा 2 में आप देखेंगे, अब धारा 2 की तरफ हम चलते हैं। धारा 2 काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो धारा 2 में दहेज की परिभाषा के बारे में बताया गया। ठीक है, दहेज की परिभाषा, धारा 2 में दहेज की परिभाषा के बारे में बताया गया। दहेज की परिभाषा वही है जो हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस की थी है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस अधिनियम से दहेज से कोई ऐसी प्रतिभूति या मूल्यवान प्रतिभूति से अभिप्रेत है जो विवाह से पूर्व या विवाह के पश्चात है ना एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को दी जाती है ना, यानी मूल्यवान प्रतिभूति। ठीक है ना, मूल्यवान प्रतिभूति। और एक अन्य पॉइंट क्या है, विवाह के पूर्व या पश्चात। ठीक है, विवाह के पूर्व या पश्चात एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को दी जाती है। मूल्यवान प्रतिभूति में आप देखेंगे नकदी है ना, रुपया पैसा है ना, हीरे जवाहरात, जमीन वगैरह भी कुछ लोग अब तो मांगने लगे हैं, और गाड़ियां वगैरह है ना, ये सब इसमें आ जाएगी, मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत आएगी। तो ठीक है, धारा 2 में याद रखना है कि धारा 2 में क्या बताया गया है, धारा 2 में जो है दहेज की परिभाषा के बारे में बताया गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है इसकी सबसे महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी जो काफी महत्वपूर्ण धारा है इसको हमें ध्यान रखना है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धारा 3 है ना। तो धारा 3 में किस बात को बताया गया है ये देखेंगे। तो धारा 3 में जो है किसी भी पक्षकार द्वारा है ना, धारा 3 में क्या बताया गया, किसी भी पक्षकार द्वारा मतलब दहेज का लेन और देन दोनों क्या है इस अधिनियम के द्वारा दंडित है ना, यानी दहेज का लेन देन। ठीक है ना, दहेज का लेन देन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ना दहेज लेना है और ना दहेज देना है, दहेज का लेन देन दोनों धारा 3 के तहत दंडित कर दिया गया है ना। धारा 3 अगर कोई दहेज लेता है या देता है तो क्या हो जाएगा, वो उसको दंडित किया जाएगा और दंड स्वरूप में उसे क्या मिलेगा। ठीक है, ये भी हम नोट कर लेते हैं, दंड के रूप में इनको मिल जाएगा जो कि 5 वर्ष का कारावास होगा। ठीक है, कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का कारावास। ठीक है, 5 वर्ष का कारावास हो जाएगा और अगर हाँ मुद्रा हो जाएगी रकम 15,000 रुपए की। ठीक है, 15,000 रुपए जो है का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, जुर्माना लगाया जाएगा। और या फिर जो उसमें दहेज में जो भी चीजें मांग रहे हैं, जो लेन देन हो रहा है, उस रकम को भी जो है दंड स्वरूप में वसूल लिया जाएगा। तो धारा 3 हो जाती है। अब धारा 4 में देखेंगे, धारा 4 भी इंपॉर्टेंट है। तो धारा 4 क्या कहती है कि दहेज का मांगना है ना, धारा 4 जो है दहेज के मांगने से है, दहेज मांगना है ना। अगर कोई व्यक्ति जो है दहेज की क्या करते हैं, मांग करता है, तो डावरी प्रोविजन एक्ट के तहत जो है दहेज के मांगने को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया है ना। तो दहेज मांगना क्या है, प्रतिबंधित है। इसमें क्या होता है, अक्सर जो है वर पक्ष के अथवा वधु पक्ष है ना, इसमें देखें वर पक्ष अथवा वधु पक्ष, वर पक्ष अथवा वधु पक्ष के रिश्तेदारों द्वारा है ना,
वधु पक्ष के माता पिता, वर पक्ष अथवा वधु पक्ष के माता पिता तथा उनके रिश्तेदारों सगे संबंधियों द्वारा अगर दहेज की मांग या दहेज का दुष्प्रेरण किया जाता है तो क्या किया जाएगा, धारा 4 के तहत उसे दंडित किया जाएगा, है ना। ठीक है, धारा 4 के तहत उसे दंडित कर दिया जाएगा। इसमें जो दंड की मात्रा होगी वो क्या होगी, मिनिमम क्या हो जाएगी 6 माह की, ठीक है, और मैक्सिमम क्या हो जाएगी 2 साल, है ना। मिनिमम 6 माह की और मैक्सिमम जो है 2 साल की हो जाएगी। और दंड स्वरूप में रकम जो आपको अदा करना पड़ेगा वो हो जाएगी 10,000 रुपए, है ना। कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। तो ये धारा 4 है, दहेज मांगने वालों पर लगती है धारा 4। और धारा 3 क्या है, लेन देन दोनों के लिए लग जाएगी। ठीक है, तो धारा 4 में ये चीज ध्यान रखना है। अब इसी के साथ हम लोग धारा 4 का भी पढ़ लेते हैं ना। धारा 4 का, ये धारा 4 का काफी महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे कई बार आपने देखा होगा विवाह वाला जो कॉर्नर आता है, वैवाहिक वाला, जिसमें वर वधु का मतलब विज्ञापन वगैरह छपा रहता है। इसमें क्या होता है, वधु पक्ष और वर पक्ष दोनों के द्वारा मतलब अपनी आय, अपनी इनकम के बारे में उसमें वर्णन देखने को मिलता है ना। तो क्या हो जाएगा, किसी भी पक्षकार द्वारा आय संपत्ति का विज्ञापन नहीं किया जाएगा, है ना। विज्ञापन क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित है ना। तो कोई अगर ये करता है कि अपनी आय दिखा देता है कि मेरी जो है वार्षिक आय 10 लाख है, मेरी मासिक आय 1 लाख रुपए, इस तरह के जो विज्ञापन आते रहते हैं, अगर न्यायालय क्या इनको संज्ञान में ले ले तो इन विज्ञापन को बनाने वाले और इनको जो है जिन्होंने विज्ञापन दिया था उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सकती है ना। तो इसमें जो कठोर कार्रवाई जो होगी उसमें क्या दंड क्या होगा, ठीक है। तो ये देखेंगे 6 माह से, है ना, इसमें कारावास हो जाएगा 6 माह का, ठीक है, या 5, अधिकतम क्या हो जाएगा 5 वर्ष का। और जो दंड की मात्रा होगी 15,000 रुपए, है ना। रकम जो है 15,000 रुपए दंड स्वरूप जो है वसूले जाए अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, अपनी आय वगैरह को जो है पेपर में ऐड दे देता है। तो धारा 4 का हो गई। धारा 4 में दहेज मांगना प्रतिषेध है। धारा 3 में दहेज का लेन देन प्रतिषेध मतलब क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया। और धारा 2 में दहेज की परिभाषा के बारे में बताया गया, जबकि धारा 1 में इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विस्तार है ना। अब धारा 5 के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। धारा 5, ठीक है। तो धारा 5 क्या कहती है, तो इसमें आप देखेंगे जो विवाह पूर्व या, है ना, विवाह के दौरान जो दहेज का लेन देन का जो अनुबंध किया जाता है दोनों पक्षों के द्वारा, है ना, वर पक्ष और वधु पक्ष के द्वारा जो दहेज का लेन देन का जो अनुबंध या समझौता किया जाता है वो क्या हो जाएगा, समझौता, है ना। दोनों पक्षों का जो समझौता होगा उसे नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाएगा ना। क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वाइड, यानी ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। इस तरह धारा 5 में नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, दहेज के लेन देन के समझौते को। तो धारा 5 भी काफी बढ़िया है ना। अब थोड़ा सा रफ कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। धारा 6 को पढ़ेंगे तो धारा 6 वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। धारा 3, 4 और 6 काफी इंपॉर्टेंट है। धारा 6 में आप देखेंगे संपत्ति के बारे में वर्णन किया जाता है। किसकी संपत्ति के बारे में, जो विवाहिता होती है उसकी संपत्ति का वर्णन है, यानी जो दहेज में संपत्ति मिली होती है, ठीक है ना, दहेज की संपत्ति। इसमें धारा 6 में दहेज की संपत्ति का वर्णन देखने को मिल जाएगा, है ना। और ये वर्णन क्या है, इसमें आप देखेंगे जो दहेज की संपत्ति होता है उस पर किसका मालिकाना होता है, हक होता है। तो ये किसके लिए होती है, ये उसी वधु पक्ष के लिए होती है जो मतलब जिसको दहेज दिया गया होता है। ये जो है संपत्ति उसी के लिए होती, उसी के उपयोग के लिए होती, वही उसका असली वारिस होती है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, मतलब इनकी जो है क्या हो जाएगा, हाँ, अब ये मान लो विवाहिता, हाँ, यहाँ पे विवाहिता शब्द ज्यादा बेहतर लगेगा। अब क्या होता है, विवाहिता क्या है, दहेज से प्राप्त संपत्ति की विवाहिता क्या हो जाएगी, मालकिन हो जाएगी। लेकिन विवाहिता के ना रहने पर, है ना, विवाहिता के ना रहने पर इसका जो वारिस कौन हो जाएगा, इसका जो वारिस होगा इसकी संतानें होंगी, है ना। क्या हो जाएंगी, इनकी संतानें होंगी जो है दहेज वाली संपत्ति की वारिस। मान लो अगर किसी विवाहिता की संतानें नहीं है तो संतानों की अनुपस्थिति में माता पिता, है ना, विवाहिता के माता पिता जो है ये दहेज वाली संपत्ति के वारिस कहलाएंगे, ठीक है। एक बात तो रही है ना।
और मान लो संतान की आयु क्या हो जाती है 18 वर्ष से कम है यानी अल्पवयस्क है, तो अल्पवयस्क की स्थिति में ज्यादातर ऐसा ही मामले देखने को आते हैं। तो अल्पवयस्क की स्थिति में क्या किया जाएगा, ये जो संपत्ति होगी इसका जो है रक्षण करने के लिए, है ना, इसका जो पति होगा और माता पिता, पति तथा माता पिता ये दोनों क्या करेंगे, ट्रस्टी की भूमिका निभाएंगे। माता पिता ट्रस्टी की भूमिका निभाते हैं, है ना। अब ट्रस्टी क्या होता है, ट्रस्टी ये होता है कि मतलब क्या होगा, जो भी इनके माता पिता द्वारा मतलब इनकी माता के द्वारा जो भी संपत्ति छोड़ी गई है उसका केवल ये देखभाल करेंगे, है ना। बस यही काम इनका रहेगा। जब इनके उत्तराधिकारी की आयु 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, अर्थात विवाहिता की संतान की 18 वर्ष हो जाएगी, तो ये जो है संपत्ति का हस्तांतरण यानी मतलब अंतरित कर देंगे, उन बालक बालिकाओं के नाम से अंतरित कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात अगर देखें यहाँ पे, है ना, ये विवाहिता, हाँ विवाहिता की क्या हो जाए, मान लो क्या हो जाती मतलब विवाह की डेट से 7 वर्ष के भीतर, है ना, 7 वर्ष के भीतर विवाहिता की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाने की स्थिति में क्या हो जाएगा, अब ये जो मृत्यु हो वो कैसी हो, चाहे प्राकृतिक हो और चाहे अप्राकृतिक, प्राकृतिक या अप्राकृतिक, किसी भी प्रकार से विवाहिता की मृत्यु होती है तो मृत्यु की स्थिति में इसकी जो संपत्ति होगी उसका भी किसके पास ट्रांसफर होगी, उसकी संतान के पास, और अगर संतान नहीं है तो माता पिता के पास जो है ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मान लो कोई मतलब जिनको ट्रस्टी बनाया गया था, है ना, वो जो एक परिसीमा दिया गया है, एक परिसीमा काल, है ना, क्या दिया गया है, एक परिसीमा काल दिया गया है कि जब उसकी संतान की आयु कितने वर्ष हो जाएगी, 18 वर्ष हो जाएगी, तो 18 वर्ष की आयु हो जाने पर क्या करना है, उस 18 वर्ष की आयु हो जाने पर जो संपत्ति है उसका अंतरण कर देना, किसके नाम कर देना है, उसकी संतानों के नाम अंतरण कर देना है। अगर मान लो क्या करता है, कोई अंतरण नहीं करता है, तो अंतरण नहीं करने की स्थिति में क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति यानी उसके जो ट्रस्टी होंगे उनको दंडित किया जाएगा। तो ये जो दंड होगा वो कितना होगा, ये ध्यान रखना है। दंड क्या हो जाएगा, मिनिमम 6 माह का होगा। कितने माह का होगा, 6 माह का, और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो कितने वर्ष का हो जाएगा, 2 वर्ष का, ये हो जाएगा मैक्सिमम। और दंड स्वरूप में, है ना, दंड स्वरूप में 10,000 रुपए, 10,000 रुपए इससे नगद वसूले जाएंगे, ठीक है। 6 माह मिनिमम दंड होगा, मैक्सिमम दंड 2 वर्ष का होगा, और 10,000 रुपए इनसे नगद वसूल लिए जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है ना। ये किससे वसूले जाएंगे, ट्रस्टी से, उस विवाहिता का पति तथा माता पिता, जो भी ट्रस्टी के रूप में काम करेगा। तो ये धारा 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, न सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से बल्कि जो है सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं धारा 6 के बाद धारा 7 पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। धारा 7 पढ़ेंगे, तो धारा 7 भी इंपॉर्टेंट है। धारा 7 में क्या बताया गया है, अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, है ना, अपराधों का संज्ञान, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपराधों का संज्ञान में आप सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका विचारण किस प्रकार के कोर्ट में किया जाएगा। तो आप भारत में इनकी एक ऐसी प्रथा है कि भारत में जो है महानगर मजिस्ट्रेट, है ना, जो महानगर है वहां पे महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत में जो है इस अधिनियम के मामले लेके जाए जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे लेके जाएंगे, जो भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में जो भी प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधान का उल्लंघन होने की स्थिति में, ठीक है, उस मामले को जो है महानगर मजिस्ट्रेट के सम्मुख ले जाया जाएगा, है ना, वहां पे परिवाद दायर किया जाएगा। और दूसरी बात है, जैसे छोटे जिले हैं वहां पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख जो है, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख जो है, हाँ, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख जो है इसका विचारण किया जाएगा, है ना। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इस अधिनियम से संबंधित वाद पर कहाँ पे विचारण किया जाएगा, तो ये विचारण किया जाएगा महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सम्मुख, ठीक है। अब एक बात और इसमें जान लीजिए, है ना, तो इसकी जो सूचना हो जाती है वो महिला मतलब इस ये जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है इसकी धाराओं का यदि उल्लंघन होता है तो उसकी सूचना न्यायालय तक पहुंचेगी कैसी, है ना। तो ये भी हम लोग इसी धारा 7 में ही बताया गया है, इसमें बताया गया धारा 7 में ही बताया गया है। तो धारा 7 में उनको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे जो पीड़ित होगा, है ना, जो पीड़ित होगा
वो स्वतः जाकर क्या कर सकती है, अपने बारे में जो भी उसके साथ समस्याएं हैं वो अपनी सूचना वहां पर स्वतः दे सकती है। ठीक है, यानी स्वतः अपना परिवाद दायर करके, स्वतः शिकायत करके जो है इस मामले को संज्ञान में न्यायालय के ला सकती है। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाता है इनका कोई रिश्तेदार हो जाएगा, है ना, जो भी पीड़ित पक्ष है यानी जो पीड़ित व्यक्ति है उसका कोई रिश्तेदार भी जो है इस मामले को अगर लेके न्यायालय में इसके चला जाता है तब भी क्या हो जाएगा, वो भी परिवार यदि शिकायत कर सकता है तब भी न्यायालय से संज्ञान में ले लेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है न्यायालय जो है पुलिस रिपोर्ट को संज्ञान में रखते हुए, पुलिस रिपोर्ट है ना, क्या होता है कि घरों में लड़ाई झगड़ा होता है तो महिलाएं क्या पुलिस थाने में रिपोर्ट वगैरह कर देती है। तो ऐसी स्थिति में अगर पुलिस को लगता है कि ये मामला जो है गंभीर प्रवृत्ति का है और इसमें दहेज को लेकर के उसका एक्सटॉर्शन किया जा रहा है उस पीड़िता का, उस महिला का, तो पुलिस एक रिपोर्ट न्यायालय को भेज देती है और न्यायालय फिर क्या करेगा, उसमें स्वतः संज्ञान ले लेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कुछ संगठन हमारे देश में जो है ना, काम करते हैं महिलाओं के उत्थान को लेकर के। तो मान्यता प्राप्त संगठन के परिवार पर या शिकायत पर, है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ना, एक तो स्वतः, दूसरा रिश्तेदार के द्वारा, तीसरा पुलिस रिपोर्ट के द्वारा और उसके बाद मान्यता प्राप्त संगठन के परिवार के द्वारा। ठीक है, और न्यायालय स्वतः भी जो है इसका संज्ञान ले सकता है। क्या कर सकता है, न्यायालय स्वतः भी, है ना, न्यायालय स्वतः भी संज्ञान ले सकता है। अब सोचो न्यायालय स्वतः कैसे संज्ञान लेगा, मान लो कोई पत्रकार क्या करता है, कोई रिपोर्ट इससे संबंधित किसी विक्टिम से संबंधित कोई रिपोर्ट जो है अखबार में प्रकाशित करता है, तो अगर न्यायालय की वो बात संज्ञान में आ जाती है तो न्यायालय उस मामले में भी इसको अपने उसमें ले लेगा, संज्ञान में ले लेगा और कार्रवाई आगे की शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह जो है आपको ध्यान रखना है इन धाराओं को। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसकी अंतिम महत्वपूर्ण धारा है जिसको हम लोग को पढ़ना है, वो है धारा 8। ठीक है, क्या है वो, धारा 8 है। तो धारा 8 में बताया गया अपराधों की प्रवृत्ति के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बताया गया है, अपराधों की प्रवृत्ति के बारे में धारा 8 में बताया गया है। तो आप ध्यान रखना है कि इस धारा के अंतर्गत यानी इस अधिनियम को क्या बनाया गया है, एक तो है ना, एक तो बना दिया गया संज्ञेय अपराध। ठीक है, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में इस अधिनियम की धाराओं का अगर कोई क्या होता है, इस अधिनियम की धाराओं का अगर कोई विरोध होता है यानी इस अधिनियम की धाराओं का खंडन किया जाता है, उनसे मतलब है ना अपराध किया जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ गया। तथा गैर जमानती, है ना, संज्ञेय तथा गैर जमानती श्रेणी में ये अपराध में आ जाएगा। तो संज्ञेय और गैर जमानती जब इस अधिनियम को इसी अधिनियम की धारा 8 में बता दिया गया है, इसका मतलब क्या हो जाता है, जो प्रतिषेध अधिकारी है या जिसके भी पास ये मामला जाएगा, पुलिस के पास जाएगा और दूसरा जो है दहेज प्रतिषेध अधिकारी के पास जाएगा, तो वो क्या होगा, वो बिना वारंट, है ना, क्या करता है, बिना वारंट जो है क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है ना। और गिरफ्तार करने के लिए किसी भी मजिस्ट्रेट की उसको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना। गिरफ्तार करने के लिए या पूछताछ के लिए मजिस्ट्रेट के परमिशन, है ना, यानी हाँ परमिशन या आज्ञा की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, कि आज्ञा परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना। अगर कोई भी अपराध क्या किस श्रेणी में आता है, नॉन वेरिएबल आता है ना, कॉग्निबल आता है, कॉग्निजेबल आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उससे संबंधित व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है और गैर जमानती है। तो इस तरह जो है इस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं कंप्लीट हो गई हैं। अभी और आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें, हाँ धारा 8 के बाद अब धारा 8 का के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धारा 8 के बाद धारा 8 का के बारे में पढ़ेंगे। तो धारा 8 का में बताया गया है सबूत का भार, है ना, क्या हो जाता है सबूत, धारा 8 का में सबूत का भार। ठीक है, किसका भार दिया गया है, सबूत का भार। और सबूत का भार यानी जो सबूत का भार किसके ऊपर रखा गया है, सबूत का भार रखा गया है आरोपित व्यक्ति पर, है ना, आरोपित व्यक्ति पर।
ठीक है। मान लो कोई महिला क्या करती, किसी भी व्यक्ति पर के खिलाफ क्या करती, कोई शिकायत कर देती दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा का उल्लंघन का। अगर कोई महिला किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो है मतलब शिकायत करती, तो अब उस व्यक्ति के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वो ये व्यक्ति साबित करे कि उसने जो है इस धारा का उल्लंघन नहीं किया है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर नहीं कर पाता तो क्या उसको उस धारा का सजा या दंड मिल जाएगा। ठीक है। अब धारा 8 खा को हम लोग पढ़ लेते हैं। धारा 8 खा में हम बात करेंगे प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की। क्या किसकी? प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की। ये जो प्रतिषेध अधिकारी होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखना है इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, है ना। मतलब प्रत्येक राज्य में अलग अलग सिस्टम है, तो हर राज्य की ये किसके द्वारा की जाएगी? राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त की जाती है। ठीक है। राज्य सरकार जो है एक प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करता है ना। तो ये उसके द्वारा किया जाएगा। और इसका जो कार्य होता है प्रतिषेध अधिकारी का, इसका जो कार्य प्रमुख रूप से होता है, ये कार्य इसका होता है ये देखना कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है ना, इसकी धाराओं का अक्षरशः पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। और इसको उतनी पूरी कोशिश करना है कि जो है दहेज का लेन देन का मामला ज्यादा ना है। मतलब दहेज लेन देन का को हतोत्साहित करने के लिए इस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो पहला कार्य क्या हो गया इसका प्रमुख काम हो गया इस अधिनियम की धाराओं का पालन कराना। ठीक है। अधिनियम की धाराओं का पालन कराना। ठीक है। और इसका दूसरा महत्वपूर्ण काम है दहेज को हतोत्साहित करना। ठीक है। क्या करना है? दहेज को हतोत्साहित करना, यानी समाज से ये जो बुराई है किसी तरह खत्म हो जाए, इसको ये सब प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें जो है इस जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी होता है इसको पुलिस जैसी शक्तियां भी राज्य सरकार दे सकती है। ठीक है। पुलिस जैसी शक्तियां भी दे दी जाती है, पुलिस जैसी पावर भी राज्य सरकार प्रदान कर देती है। ठीक है। तो इस तरह जो है इस अधिनियम को हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा। हाँ, एक चीज ध्यान में रखना कि जो धारा 3 और 4 में आप देख रहे थे कि धारा 3 में दहेज लेन देन का मतलब अगर दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, और धारा 4 में मांगना भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो अगर इसमें जो होती है इस्लाम यानी मुस्लिम लॉ में मुस्लिमों के यहाँ जो मेहर की रस्म की जाती है ना, तो वो इसकी श्रेणी में नहीं आएगा, है ना। दहेज की प्रतिषेध अधिनियम की श्रेणी में नहीं आएगा मेहर। ठीक है। और अगर कोई अपने यहाँ जैसे कोई मतलब हिंदू रिलीजन या किसी भी रिलीजन में जो मतलब परंपरा कोई चल रही है, कोई रूढ़ी चल रही है कि उसमें क्या है कोई प्रतिभूति मतलब एक दूसरे को देना अनिवार्य है, तो वो भी दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा। बाकी इसके अतिरिक्त सारी चीजें इस धारा के आधार पे, इस अधिनियम के आधार पे उनको दंडित बनाया गया है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी खास अधिनियम को लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।